नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी, काव्य 5 हिंद देश के निवासी। यह एक कविता है। प्रथम विभाग में हमने यह कविता का भावपूर्ण अभ्यास किया, कठिन शब्दों को समझा। विभाग 2 में हम आई नोटबुक में दिए गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर को भी समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम आई नोटबुक में दिए गए प्रश्नों को समझें। पहला जो प्रश्न है वह एक रिक्त स्थान के स्वरूप में है कि खाली जगह देश के निवासी सभी जन एक है। खाली जगह देश के निवासी सभी जन एक है, तो खाली जगह में आएगा हिंद। खाली जगह में आएगा हिंद और पूरा वाक्य बनेगा हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। दूसरा सवाल, हिंद देश के लोगों के रंग रूप वेश भाषा एक है, सही या गलत? फिर से दोहराती हूँ, हिंद देश के लोगों के रंग रूप वेश भाषा एक है, हाँ या ना? तो ना, क्योंकि कहा गया है कि विभिन्नता में भी एक है हमारा भारत। सबके रंग रूप वेश भाषा सभी की अलग अलग है, फिर भी भारत देश एक है। तीसरा सवाल, यह भी एक रिक्त स्थान है। प्यारे प्यारे फूल गुथे, प्यारे प्यारे फूल गुथे खाली जगह में एक है, तो माला में एक है। फिर से दोहराती हूँ, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। आगे का सवाल, माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? तो इसका उत्तर आएगा माला में बेला, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूल एक रूप है, एक समान है। अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो अलग अलग फूल भारतवासी एक होने का प्रतीक है। अलग अलग जो फूल है वह भारतवासी एक है, यह होने का प्रतीक है। आगे का सवाल, किसकी कूक न्यारी लगती है? किसकी कूक न्यारी लगती है? तो उत्तर है कोयल की कूक न्यारी लगती है। कोयल की कूक न्यारी लगती है। आगे का सवाल है मेरा, पपीहे की क्या प्यारी लगती है? तो पपीहे की टेर प्यारी लगती है। टेर उसकी आवाज़ होती है, उसकी ध्वनि होती है, तो पपीहे की टेर प्यारी लगती है। फिर से वैसे ही एक सवाल है, गा रही तराना खाली जगह राग मगर एक है। गा रही तराना खाली जगह राग मगर एक है, तो उसका उत्तर आएगा बुलबुल। उत्तर आएगा बुलबुल। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। आगे का सवाल विद्यार्थी मित्रों, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? तो इसका उत्तर है कि अलग अलग बोली होने के बावजूद, अलग अलग बोली होने के बावजूद भारतवासियों की आवाज़ भी एक है। जैसे कि यहाँ पर जो कोयल है, पपीहा है, जो बुलबुल है, सभी की आवाज़ अलग अलग है, फिर भी उनका जो राग है वह हमें हमेशा एक जैसा लगता है। उसी प्रकार भारतवासियों की भी आवाज़ यहाँ पर एक जैसी लगती है। आगे का सवाल, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? काव्य में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है?
तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख काव्य में किया गया है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है। नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है। उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक समान है। आपको पता है ना कि जो नदियाँ हैं उनके नाम अलग अलग हैं और वह अलग अलग जगह पर बहती है, पर मिलती कहाँ पर है? तो समंदर में। सारी इकट्ठी होकर एक समंदर में मिल जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उसी प्रकार भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक समान है। हमारे भारत देश में विविधता में एकता कैसे है? हमारे भारत देश में विविधता में एकता कैसे है? तो हमारे देश में रंग, रूप, वेश और भाषाएं अनेक है। तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक जैसे माला बन जाती है, उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध देता है। आगे का सवाल, विविधता में एकता ही, खाली जगह क्या आएगा? तो विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। सभी धर्म एक समान हैं क्योंकि उनका सार एक है। सभी धर्म एक समान हैं क्योंकि उनका सार एक समान है। आगे का सवाल, हिंदुस्तान के निवासी किस प्रकार एक है? तो तरह तरह के फूल माला में गूंथने पर एक हो जाते हैं। तरह तरह के पंछियों के बोलने का राग एक सा हो जाता है। अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर भी एक हो जाती है। वैसे ही अलग अलग धर्मों का सार का तत्व भी एक है। रंग, रूप, पहनावे और भाषा भले ही अलग अलग हो, फिर भी हिंदुस्तान तो एक ही है। फिर भी हिंदुस्तान तो एक ही है। आगे का सवाल, हिंद वासियों में कैसी विविधता है? हिंद वासियों में कैसी विविधता है? तो देश में रंग, रूप, वेश और भाषाएं अनेक है। तरह तरह के फूलों को गूंथने पर वह माला बन जाती है। कोयल, पपीहा और बुलबुल के गाने का राग एक होता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र में जाकर मिलकर एक हो जाती है। राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध के रखा है। सब कुछ विभिन्न है, फिर भी हम एक हैं। राग अलग है, नदियाँ अलग अलग है, भाषाएं अलग है, परिवेश अलग अलग है, बोली अलग है, भोजन अलग है, फिर भी भारतवासी एक है। आगे का सवाल, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। तो इसका अर्थ है कि भारत देश में रहने वाले लोग का रंग, रूप, पहनावे और भाषा है भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। वैसे आगे, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। इसका भावार्थ होगा कि धर्म अनेक है पर उनका सार, उनका भाव तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, सबका ध्येय एक ही है। मनुष्य तो बनाना है, मनुष्य को उन्नत बनाना है, प्रगतिशील बनाना है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक छोटा सा परिच्छेद है कि औरत और लकड़ी।
औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। परिच्छेद है कि एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रही हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको विपरीत दिशा में ले जाना है। मतलब कि औरत और लड़की की जगह पर हमें आदमी और लड़का रखकर यह परिच्छेद फिर से लिखना है कि एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? तो लड़का भोलेपन में बोला कि मैं तो केवल आपकी छाव के नीचे चल रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया आपको? चलिए आगे। नीचे दिए गए हुए वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए। जैसे कि यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, मैं देश का सिपाही हूँ। विद्यार्थी मित्रों को सर्वनाम तो समझ में है ही। मुझे पता है कि आप लोगों को सर्वनाम अचूक आते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, मैं देश का सिपाही हूँ। मैं देश का सिपाही हूँ। यहाँ पर जो मैं है वह बनेगा हमारा सर्वनाम। वैसे ही जहाँ पर मैं, हम, तुम, वे, मुझे, तुम्हें, उसे, आप, मुझे, हम, तुम, वह, यह जो सारे शब्द वाक्य की शुरुआत में हम देख रहे हैं वह सारे सर्वनाम है। विद्यार्थी मित्र देखिए, यहाँ पर आगे का क्वेश्चन है, आगे का सवाल है कि निम्नलिखित समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर सिर्फ जो शब्द दिए गए हैं उस पर से वाक्य बनाने हैं और ये खुद आपको करना है। यह कार्य आपका है जो आप करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल सुना रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँगी, पंथ मतलब कि मार्ग और धर्म भी कह सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के पंथ अलग अलग पाए जाते हैं। पंथ मतलब कि यहाँ पर रास्ता भी कहा जाता है। पंथ मतलब कि राह या रास्ता। तो पंथ लोगों को अलग अलग पंथ में जाते हुए हमने देखा है। राह का बनाएंगे, जैसे कि मैं मेरे मित्र के घर पर जा रहा था कि राह में मुझे एक बुजुर्ग मिला। इसी प्रकार आपको दिए गए शब्दों पर से वाक्य बनाने होंगे। आगे का जो सवाल है यहाँ पर वो व्याकरण विभाग है। यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। जैसे कि देश का होगा राष्ट्र, निराला तो अनोखा, मंजिल तो लक्ष्य ध्येय, जन तो लोग, मुस्कान हंसी, पंथ तो रास्ता, सागर तो समंदर, प्रगति तो उन्नति, सार तत्व, अंतर तो हृदय भी हो सकता है और अंतर का अर्थ भेद भी हो सकता है। फूल, पुष्प, धर्म, पंथ, प्रतीक, निशान और मधुर तो सुहावना भी हो सकता है और प्यारा भी हो सकता है। यह सब शब्द जो थे वह समानार्थी शब्द थे। उसी प्रकार नीचे विरुद्धार्थी शब्द, जैसे कि धर्म तो अधर्म, भिन्नता तो विभिन्नता, जीवन तो मृत्यु, मधुर तो कटु, उन्नति अवनति, एक अनेक, फूल कांटे और प्यार तो नफरत। आगे का यह सवाल है जो आपको मतलब कि 7-8 वाक्य में लिखना है। मेरा देश, भारत मेरा देश। यह भारत देश पर आपको करीबन 7 से 8 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि भारत मेरा देश है, इसकी गिनती संसार के प्राचीन देशों में की जाती है। सभ्यता के सूरज का उदय सबसे पहले भारत में ही हुआ था।
इस देश में अनेक महापुरुष हो गए। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। रामायण, महाभारत, गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ दुनिया को जीने की सही राह दिखाते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत का गौरव बढ़ाता है। विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। इस एकता के कारण ही यह देश निरंतर प्रगति कर रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आई नोटबुक में दिए गए प्रश्नों की यहाँ पर हमने चर्चा की। जब मैं आपको यहाँ पर से PDF भेजूँगी तो आपको अपनी आई नोटबुक में यह सारा जो कार्य है वो आपको लिखना होगा।